तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम एक नई मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है तुलसा किंग। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार थ्रिलर मूवी है, कॉमेडी क्राइम ड्रामा के अंदर आती है। इसका सेकंड पार्ट अब आने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरा फैक्ट डिटेल रिव्यू, इसका क्या बजट था, क्या कास्टिंग होने वाली है और इस मूवी का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, पूरे की डिटेल के बारे में हम जानेंगे और सब कुछ खुल के इसके मूवी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और इससे ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या था डिटेल। तुलसा किंग एक अमेरिकी कॉमेडी और क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसे टेलर शेरिडन ने पैरामाउंट प्लस के लिए। सीरीज में सिल्वेस्टर स्टेलोन है, जो किसी स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज में उनकी पहली प्रमुख भूमिका है। स्टेलोन ने ड्वाइट द जनरल मैनफ्रेडी का किरदार निभाया है, जो एक माफिया कैपो है जो अभी अभी जेल से बाहर आया है और उसे तुलसा, ओक्लाहोमा भेजा गया है, जहां वह एक आपराधिक संगठन स्थापित करना शुरू करता है। सीरीज में एंड्रिया सैवेज, मार्टिन स्टार, जे विल, मैक्स कैसेला, डोमिनिक लोम्बार्डोजी, विंसेंट पियाजा, एसी पीटरसन, गैरेट हेडलैंड और डाना डेलानी भी है। 29 अक्टूबर 2022 को सिनेमाघरों में शुरुआती प्रीमियर प्राप्त करने के बाद सीरीज को 13 नवंबर से 8 जनवरी 2023 तक पैरामाउंट प्लस पर रिलीज किया गया। टेरेंस विंटर ने पहले सीजन के लिए सीरीज के शोरनर के रूप में काम किया, लेकिन दूसरे सीजन से पहले रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्हें मुख्य लेखक के रूप में पदावनत कर दिया गया। निर्देशक क्रेग जिस्क ने दूसरे सीजन के लिए दिन प्रतिदिन के निर्माण की देखरेख की। हालांकि पहले सीजन को बड़े पैमाने पर ओक्लाहोमा सिटी में फिल्माया गया था, लेकिन दूसरे सीजन का प्राथमिक उत्पादन कलाकारों और चालक दल के सदस्यों की शिकायतों के बाद अटलांटा में स्थानांतरित कर दिया गया था। एनाबेला साइकोरा, टाटियाना जैपर्डिनो, फ्रैंक ग्रिलो और नील मैकडोनो दूसरे सीजन के मुख्य कलाकारों में शामिल होने के लिए तैयार है। पैरामाउंट नेटवर्क पर अपने रैखिक प्रसारण के दौरान टेलीविजन रेटिंग में वृद्धि और पैरामाउंट प्लस पर सदस्यता में वृद्धि के कारण श्रृंखला को आमतौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। कई लोगों ने स्टेलोन के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन कुछ आलोचकों ने संवाद और समग्र कहानी चाप की आलोचना की। आधार: ड्वाइट द जनरल मैनफ्रेडी न्यूयॉर्क शहर का एक माफिया कैपो है जिसने अभी अभी 25 साल की जेल की सजा काटकर पूरी की है। रिहा होने पर उसका बॉस उसे तुलसा, ओक्लाहोमा में आपराधिक गतिविधियां शुरू करने के लिए भेजता है। क्षेत्र में किसी को न जानने के कारण जनरल अपने साम्राज्य को स्थापित करने में मदद के लिए एक नए दल की तलाश करता है। वह सबसे पहले टायसन मिशेल से मिलता है, जिसे वह अपना ड्राइवर नियुक्त करता है, और स्थानीय डिस्पेंसरी के मालिक लॉरेंस बोधी गीगरमैन को धमकाकर और बाद में उससे दोस्ती करके वित्तपोषण प्राप्त करता है। अपने उद्यम को बढ़ाने के प्रयास में ड्वाइट को मिच केलर सहित कई अन्य सहयोगी मिलते हैं, जो एक बार का मालिक है जहां ड्वाइट अक्सर जाता है। वह शुरुआत में न्यूयॉर्क में सिंडिकेट के संपर्क में भी रहता है, लेकिन अंततः उनसे घृणा करने लगता है। ड्वाइट और उसका दल ब्लैक मैकडेम्स, एक गैरकानूनी बाइकर गिरोह के साथ दुश्मन बन जाता है। इस दौरान ड्वाइट अपने कार्यों के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत और पारिवारिक संघर्षों से जूझता है। स्टेसी बील, एक एटीएफ एजेंट और ड्वाइट की प्रेमिका, ड्वाइट और उसके दल की गतिविधियों की जांच करती है। कलाकार और पात्र: मुख्य: सिल्वेस्टर स्टेलोन, ड्वाइट द जनरल मैनफ्रेडी, इन्वर्निजी परिवार का एक मुखिया जिसे हत्या के जुर्म में 25 साल जेल में बिताने के बाद तुलसा दिया जाता है। एंड्रिया सैवेज, स्टेसी बील, मैनफ्रेडी की प्रेमिका और वरिष्ठ एटीएफ एजेंट। मार्टिन स्टार, लॉरेंस बोधी गीगरमैन, एक मारिजुआना डीलर जिसे मैनफ्रेडी ने अपने सिंडिकेट को वित्त पोषित करने में मदद करने के लिए भर्ती किया है। जे विल, टायसन मिशेल, एक पूर्व टैक्सी ड्राइवर जो ड्वाइट का ड्राइवर और मैनफ्रेडी सिंडिकेट का पहला सदस्य बन जाता है। मैक्स कैसेला, आर्मंड मैनी ट्रूसी के रूप में
एक पूर्व इन्वर्निजी सैनिक जिसने परिवार के प्रति अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के बाद ट्यूल्सा में फेनारियो हॉर्स फार्म में काम करके एक नया जीवन शुरू किया। वह मैनफ्रेडी को मारने की असफल कोशिश के बाद उसके दल में शामिल हो जाता है। डॉन चार्ल्स चिकी इन्वर्निजी के रूप में डोमिनिक लोम्बार्डोजी इन्वर्निजी परिवार के अधीन। विंसेंट पियाजा विक्स एंटोनेकी चिकी के शीर्ष बॉस के रूप में। एसी पीटरसन पीट द रॉक इन्वर्निजी के रूप में इन्वर्निजी परिवार के बीमार बॉस। गैरेट हेडलंड मिच केलर एक पूर्व रोडियो स्टार, पूर्व अपराधी और वर्तमान बार मालिक जो मैनफ्रेडी सिंडिकेट का सहयोगी है। डाना डेलानी मार्गरेट डेवेरॉक्स फेनारियो घोड़ा फार्म की मालकिन। आवर्ती एनाबेला स्कियोरा जोआन मैनफ्रेडी के रूप में ड्वाइट की छोटी बहन। क्रिस कैल्डोविनो डेनिस गुडी कैरांगी तुल्सा में मैनफ्रेडी से जुड़ने से पहले इन्वर्निजी परिवार के लंबे समय तक सदस्य और सलाहकार। रिची कोस्टर कोलन वाल्ट्रिप गैरकानूनी बाइकर क्लब द ब्लैक मैकडैम्स का आयरिश नेता। एमिली डेविस रोशेल रॉक्सी हैरिंगटन मैनी की सहकर्मी, एक ब्लैक मैकडैम्स बूढ़ी महिला और स्टेसी की मुखबिर। रॉनी जीन ब्लेविंस बेन हचिन्स के रूप में। बैरी कोर्बिन बेब के रूप में। माइकल बीच मार्क मिशेल टाइसन के पिता। तातियाना जैपर्डिनो टीना मैनफ्रेडी ग्रीगर ब्रुकलिन की फूलवाली और ड्वाइट की अलग हुई बेटी। स्कारलेट रोज स्टेलोन स्पेंसर एक पूर्व वेट्रेस जिसे ड्वाइट अपने पुरस्कार विजेता घोड़े की देखभाल के लिए रखता है। एलन ऑट्री ब्रायन गिलन फेनारियो रेंज के पूर्व मालिक और मार्गरेट डेवेरॉक्स के पूर्व पति। मैकेना क्विगली हैरिंगटन ग्रेस के रूप में। रॉबर्ट वॉकर ब्रांचॉड कार्सन पाइक। पैट्रिक इयान मूर जैक पैराडाइज के रूप में। एक पश्चिम की ओर जाओ बूढ़े आदमी एलन कुल्टर टेलीप्ले टेलर शेरिडन और टेरेस विंटर। कहानी टेलर शेरिडन 13 नवंबर 2022। ड्वाइट मैनफ्रेडी को न्यूयॉर्क के इन्वर्निजी अपराध परिवार के लिए हत्या करने के 25 साल बाद जेल से रिहा किया गया है। बॉस पीट द रॉक इन्वर्निजी और उनके बेटे डॉन चार्ल्स चिकी के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने के बावजूद ड्वाइट को टुल्सा जाने का आदेश दिया जाता है क्योंकि परिवार को न्यूयॉर्क में उसके लिए कोई संभावना नहीं दिखती। ड्वाइट क्रोधित हो जाता है और चिकी के एक आदमी विंग्स को मुक्का मारता है। टुल्सा पहुंचकर वह अपने टैक्सी ड्राइवर टाइसन को अपना सहयोगी नियुक्त करता है। यह जानने पर कि स्थानीय डिस्पेंसरी में मारिजुआना कानूनी रूप से बेचा जाता है, ड्वाइट मालिक लॉरेंस बोधी गीगरमैन को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ही ड्वाइट टुल्सा में संपर्क बनाता है और अपने संचालन का आधार स्थापित करता है, एफबीआई को उसकी उपस्थिति का पता चलता है और वह टुल्सा में सभी संघीय एजेंटों को बुलेटिन जारी करता है, जिसमें स्टेसी बील भी शामिल है, जो एक एटीएफ एजेंट है जिसने ड्वाइट के साथ एक रात गुमनाम संबंध बनाए थे। 2 ब्रह्मांड का केंद्र एलन कुल्टर टेरेंस विंटर और जोसेफ रिकोबिन 20 नवंबर 2022। टाइसन ड्वाइट को एक नया ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए मना लेता है ताकि वह खर्चों के लिए डेबिट कार्ड प्राप्त कर सके। इसके बाद वह बोधी से मिलने जाता है और अपने सप्लायर जिमी से मिलने पर जोर देता है। वैध मारिजुआना की पेचीदगियों के बारे में खुद को अच्छी तरह से शिक्षित करने के बाद ड्वाइट बेहतर उत्पाद के लिए जिमी के साथ अधिक अनुकूल सौदा करता है। टाइसन के पिता मार्क चिंतित हो जाते हैं कि उनका बेटा ड्वाइट के साथ जुड़कर अपने भविष्य का कोई भी मौका खो रहा है। चिकी विंग्स के अनुरोध पर सहमत हो जाती है कि उसे ड्वाइट से एक बड़ा नकद उपहार दिया जाए ताकि वे अपने विवाद को सुलझा सकें। स्टेसी ड्वाइट से मिलने जाती है और बताती है कि वह किसके लिए काम करती है। वह जोर देकर कहता है कि उसे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक खेत मजदूर आर्मंड ड्वाइट की उपस्थिति का पता लगाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाना शुरू कर देता है। ड्वाइट अपनी अलग हो चुकी बेटी टीना की जानकारी के लिए अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता है। वह उसे कॉल करने की कोशिश करता है,
लेकिन 18 साल पहले उसे अपनी जिंदगी से निकाल देने के बाद वह उससे बात करने से इनकार कर देती है। 3-3 कैप्रिस, बेन रिचर्डसन रानी कोराडो 27 नवंबर 2022। स्टेसी को स्थानीय बाइकर गिरोह ब्लैक मैकडैम की जांच करने का काम सौंपा जाता है, जब उसका एक सदस्य अपने घर में विस्फोटकों के साथ आत्महत्या कर लेता है। ड्वाइट के ड्राइविंग टेस्ट के दौरान एक नकाबपोश आर्मंड उसे गोली मारने की कोशिश करता है। ड्वाइट बच जाता है, लेकिन इस अनुभव के कारण वह टायसन के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए राजी हो जाता है। हालांकि टायसन, जो अपनी नई गैंगस्टर जीवनशैली से प्रभावित है, ड्वाइट को नकार देता है और उसके दाहिने हाथ के रूप में काम करने पर जोर देता है। ड्वाइट आगामी तुलसा संगीत समारोह के दौरान पार्टी ड्रग के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड बेचने की योजना में बोधी और मिच को शामिल करता है और मिच को बिना किसी संदेह के गैस की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपने बार का इस्तेमाल करने के लिए राजी करता है। स्टेसी ने ड्वाइट के साथ डिनर करने के बाद फिर से संपर्क किया और उसके साथ फिर से सो गई। ड्वाइट ने अपनी खुद की जांच की, विभिन्न संपर्कों का उपयोग करके आर्मंड को शूटर के रूप में पहचाना। वह एक बंदूक खरीदता है, लेकिन अपने घर पर उस आदमी को मारने की तैयारी करते समय वह आर्मंड के छोटे बेटे को उसे गले लगाने के लिए दौड़ते हुए देखकर हिचकिचाता है। 4 भ्रमण स्थल, बेन सेमानोफ डेव फ्लेबोटे 4 दिसंबर 2022। ड्वाइट आर्मंड के अकेले होने का इंतजार करता है और फिर उससे सवाल करता है। जब आर्मंड बताता है कि इन्वर्निजी परिवार ने जेल की सजा के दौरान उसे जान से मारने की कोशिश की थी, तो ड्वाइट उसे छोड़ देता है और इसके बदले अपनी आय का मासिक हिस्सा मांगता है। नाइट्रस बेचने की ड्वाइट की योजना को तब झटका लगता है जब ब्लैक मैकडैम बाइकर्स, जो उसी उत्सव में ड्रग्स बेच रहे हैं, उसके दल को पीटते हैं और गैस टैंक चुरा लेते हैं। समस्या को हल करने के लिए ड्वाइट और उसके आदमी मार्क के साथ रात के लिए सामान पैक करते समय बाइकर्स को चौंका देते हैं, बेसबॉल के बल्ले से उन पर हमला करते हैं और टैंक और उनके चुराए गए पैसे वापस ले लेते हैं। टायसन और उसके पिता सुलह कर लेते हैं, लेकिन टायसन खुद को अपने परिवार और ड्वाइट के प्रति अपनी वफादारी के बीच फंसा हुआ पाता है। आर्मंड एक असभ्य पड़ोसी पर हमला करता है और तुलसा से बाहर न जाने का फैसला करता है। 5-5 टोकन जो, बेन सेमानोफ जोसेफ रिकोबिन 11 दिसंबर 2022। ड्वाइट ब्रुकलिन के लिए उड़ान भरता है ताकि वह जॉय के अंतिम संस्कार में व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सके और साथ ही टीना से बात करने का मौका भी ले सके। टीना अभी भी अपने पिता को माफ करने से इनकार करती है और बताती है कि जेल में रहने के दौरान चिकी के एक आदमी, निको ने उसका बलात्कार किया था, जबकि ड्वाइट को दोषी ठहराए जाने के बाद पीट ने उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी। क्रोधित ड्वाइट चिकी और विंग्स के सामने निको की पीट कर हत्या कर देता है। ब्लैक मैकडैम के सार्जेंट एट आर्म्स, कैरोलन वाल्ट्रिप ने अपने वेतन पर गंदे राज्य पुलिस को टायसन को गिरफ्तार करने और उसका फोन जब्त करने के लिए कहा। टायसन को इसे अनलॉक करने के लिए मजबूर करने के बाद बाइकर्स को ड्वाइट के बोधी से संबंध के बारे में पता चलता है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करते हैं कि मिच उसके ड्रग रैकेट का नेतृत्व कर रहा है। जब पुलिस मिच को डराने की कोशिश करती है, तो वह उन्हें यह समझाते हुए बोधी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है कि चूंकि उसका बार चेरोकी आदिवासी भूमि पर है, इसलिए उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। आर्मंड को उसकी सहकर्मी रॉक्सी द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वह वाल्ट्रिप के क्षेत्र में अतिक्रमण करना बंद कर दे। 6-6 स्थिर, गाई फेयरलैंड डेव फ्लेबोटे 18 दिसंबर 2022। तुलसा वापस जाने से पहले ड्वाइट अपनी बेटी से एक बार और मिलता है। उसे पता चलता है कि टायसन को गिरफ्तार कर लिया गया है और बोधी गायब है। वाल्ट्रिप ड्वाइट से मिलता है और अपने व्यवसाय में हिस्सा मांगता है, लेकिन ड्वाइट मना कर देता है। ड्वाइट को स्टेसी द्वारा उसकी गतिविधियों के बारे में चेतावनी दी जाती है और बताया जाता है कि FBI इसमें शामिल हो रही है। इन्वर्निजी परिवार, मुख्य रूप से चिकी, ड्वाइट से निपटने के तरीके पर विभाजित है। पीट अपने सलाहकार को तुलसा जाकर मामले को सुलझाने के लिए कहता है, इसलिए चिकी टीना के पति एमोरी की पिटाई कर देती है।
संघीय एजेंट बोधी की दुकान बंद कर देते हैं, लेकिन बोधी खुद ड्वाइट को धोखा देने से इनकार कर देता है। यह जानने के बाद कि पायलट, वह सफेद घोड़ा जिसे वह बहुत पसंद करता है, उसे मार दिया जाएगा, ड्वाइट पायलट को खरीद लेता है और उसकी देखभाल के लिए पूर्व वेट्रेस स्पेंसर को काम पर रखता है। वाल्ट्रिप रॉक्सी के प्रेमी कार्सन पाइक को मिच के बार में गोली चलाने के लिए कहता है। ड्वाइट और मिच जवाबी गोलीबारी करते हैं और पाइक मारा जाता है। इसके बाद मिच ड्वाइट को अपने प्रतिष्ठान में साझेदार के रूप में लेने के लिए सहमत हो जाता है। साथ साथ वार एकर्स, गाय फेयरलैंड, टेरेंस विंटर और जोसेफ रिकोबिन 25 दिसंबर 2022 ड्वाइट और मिच पाइक की गोलियों से छलनी जैकेट को ब्लैक मैकडैम को भेजते हैं। न्यूयॉर्क में पीट बेहतर हो रहा है और चिकी के साथ घर वापस आ रहा है, लेकिन चिकी खुश नहीं दिखती। रॉक्सी स्टेसी को पाइक के बारे में कॉल करती है और घटना के बारे में बात करने के लिए उससे मिलने के लिए सहमत होती है और पता चलता है कि वह एटीएफ का मुखबिर है। पीट को गुस्सा आता है जब वह सुनता है कि ड्वाइट ने अपनी अंगूठी टायसन को दे दी है और टीना को अभी भी रहस्यमय कॉल आ रही है। रॉक्सी को वाल्ट्रिप पकड़ लेता है, जो उसका रहस्य जान लेता है और उसका गला घोंट देता है। पीट को नहलाते समय चिकी एक बार फिर पीट से दूर हो जाती है और गुस्से में अपने पिता को डुबो देती है। वह परिवार का नया बॉस बन जाता है और ड्वाइट इस खबर से टूट जाता है। 8-8 एडोब दीवारें, लॉज केरिगन, टेरेंस विंटर और टॉम सियरचियो 1 जनवरी 2023 ब्लैक मैकडैम के बढ़ते खतरे के साथ ड्वाइट और मिच ने अपने अनुभवहीन लोगों को गोली चलाने का प्रशिक्षण दिया। स्टेसी वाल्ट्रिप से मिलने जाती है, लेकिन वह उसे हत्या में फंसाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। जिमी ड्वाइट और मिच के साथ मिलकर एक कैसीनो शुरू करने के लिए भागीदार बनने के लिए सहमत हो जाता है। चिकी अपने परिवार के साथ ड्वाइट को खत्म करने का फैसला करती है और उसे सुधारने का नाटक करने के लिए बुलाती है और कहती है कि वे बहुत जल्द उससे मिलने आएंगे। जब स्टेसी फिर से ड्वाइट से मिलती है, तो वाल्ट्रिप और उसका एक गुर्गा उन पर गोली चलाता है और वह घायल हो जाती है। पुलिस आती है और ड्वाइट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है। 9-9 खुश ट्रेल्स, लॉज केरिगन, टेरेंस विंटर 8 जनवरी 2023 1997 के फ्लैशबैक में चिकी, विक्स और आर्मंड अपने परिवार के सदस्य रिपल को प्रताड़ित कर रहे हैं। ड्वाइट आता है और रिपल को आग में मरने से बचाने के लिए उसे गोली मार देता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वर्तमान में सुधार के तौर पर ड्वाइट स्टेसी को एक फ्लैश ड्राइव देता है, जिससे $1 मिलियन के खाते तक पहुंचा जा सकता है। चिकी, विंक्स और गुडी तुलसा जाते हैं, लेकिन ड्वाइट उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन गुडी ड्वाइट के दल में शामिल हो जाती है। बोधी वाल्ट्रिप के कंप्यूटर को हैक कर लेता है और उसके खाते खाली कर देता है। फिर 2 गिरोहों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें ड्वाइट वाल्ट्रिप को मार देता है। 3 महीने बाद कैसीनो खुल जाता है, जबकि ड्वाइट टीना के साथ सुलह कर लेता है और स्टेसी को एटीएफ में बहाल कर दिया जाता है, हालांकि वह सबूत के तौर पर फ्लैश ड्राइव के साथ रिश्वतखोरी के आरोप में ड्वाइट को गिरफ्तार कर लेती है। सीजन 2 कुल संख्या। सीजन में नन। शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। 4 मूल रिलीज की तारीख 5 10-1 TBA टेलर एलमोर और टेरेंस विंटर और सिल्वेस्टर स्टेलोन 15 सितंबर 2024 6 11-2 TBA स्टीफन स्काया और टेरेंस विंटर 22 सितंबर 2024 12-3 TBA टेरेंस विंटर और जोसेफ रिकोबिन 29 सितंबर 2024 13-4 TBA टेरेंस विंटर और डेव फ्लेबोटे 6 अक्टूबर 2024 14-5 TBA विलियम श्मिट 13 अक्टूबर 2024 15-6 TBA टेरेंस विंटर 20 अक्टूबर 2024 उत्पादन विकास टेरेंस विंटर। शो के निर्माता टेरेंस विंटर को निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में दूसरे सीजन से पहले निर्माता टेलर शेरिडन ने उन्हें पुनः काम पर रख लिया। 6 दिसंबर 2021 को बताया गया कि टेलर शेरिडन और टेरेंस विंटर पैरामाउंट प्लस के लिए कैंसस सिटी नामक एक श्रृंखला विकसित कर रहे थे। 7 इसे शेरिडन ने बनाया था,
जिन्होंने पहले कोविड-19 महामारी के दौरान नई श्रृंखला बनाने के लिए वायकॉम सीबीएस के साथ एक बहुवर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। 8. श्रृंखला न्यूयॉर्क शहर के एक इतालवी अमेरिकी डकैत सेल के इर्दगिर्द केंद्रित होगी, जिसे माफिया को कैंसस सिटी, मिसौरी में वापस लाने का काम सौंपा गया है। 9. शेरिडन, विंटर और श्रृंखला स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन को स्टेलोन के बालबोआ प्रोडक्शन से ब्रैडेन आफ्टरगुड और प्रोडक्शन कंपनी 101 स्टूडियोज से डेविड सी. ग्लासर, रॉन बर्कले और बॉब यारी के साथ कार्यकारी निर्माता के रूप में घोषित किया गया था। 12. विंटर ने सेटिंग को तुल्सा, ओक्लाहोमा में स्थानांतरित कर दिया ताकि पात्रों को अधिक दूरस्थ सेटिंग दी जा सके। 13. 2022 में डेडलाइन हॉलीवुड ने कहा कि स्थान में परिवर्तन को दर्शाने के लिए इसे नए नाम तुल्सा किंग के तहत सीधे सीरीज का आदेश दिया गया था। 14. स्टेलोन उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं में सक्रिय थे, जिसमें संपादन में सहायता करने के लिए स्क्रिप्ट में अपनी खुद की लाइनें जोड़ना शामिल था। 30 नवंबर 2022 को तुल्सा किंग को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 16. अगले फरवरी में विंटर को रचनात्मक मतभेदों के कारण शोरनर के रूप में पद छोड़ने की घोषणा की गई। एक नए शोरनर की तलाश जारी थी, लेकिन वह एक कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रृंखला में बने रहेंगे। 17. बाद के विवरणों से पता चला कि विंटर को लेखन शैली में अंतर के कारण शेरिडन ने निकाल दिया था। शेरिडन ने कहा कि वह विंटर के कथानक संचालित पात्रों की तुलना में चरित्र संचालित कथानक पसंद करते हैं। 18. फरवरी 2024 में 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के कारण देरी के कारण उनके शेड्यूल में एक ओपनिंग के बाद विंटर को एक लेखक के रूप में फिर से काम पर रखा गया। 1-9 अपनी संशोधित स्थिति में विंटर श्रृंखला के मुख्य लेखक के रूप में कार्य करते हैं और शेरिडन की प्रत्यक्ष देखरेख के बाहर काम करते हैं। 22 यह घोषणा की गई कि यह भूमिका क्रेग जिस्क द्वारा निभाई जाएगी। 23 कास्टिंग सिल्वेस्टर स्टेलोन। सिल्वेस्टर स्टेलोन इस श्रृंखला में ड्वाइट द जनरल मैनफ्रेडी की मुख्य भूमिका में है। जिस समय श्रृंखला की घोषणा की गई थी, सिल्वेस्टर स्टेलोन अपने स्क्रिप्टेड टेलीविजन डेब्यू में मुख्य किरदार सेल की भूमिका निभाने के लिए बातचीत में भाग ले रहे थे। 10 स्टेलोन के चरित्र का नाम बाद में बदलकर ड्वाइट द जनरल मैनफ्रेडी कर दिया गया। 24 स्टेलोन ने कहा कि टेलीविजन का फिल्मांकन उन फिल्मों की तुलना में अधिक कठिन और समय लेने वाला था जिनमें उन्होंने पहले अभिनय किया था। 24 मार्च 2022 को मैक्स कैसेला, डोमिनिक लोम्बार्डोजी, विंसेंट पियाजा और जे विल को कलाकारों में जोड़ा गया। कैसेला, लोम्बार्डोजी और पियाजा सभी ने इन्वर्निजी परिवार के अपराध सिंडिकेट के सदस्यों को चित्रित किया, जबकि विल ने हाल ही में कॉलेज के स्नातक और ड्वाइट के चालक दल के सदस्य के रूप में अभिनय किया। 24 मई में एसी पीटरसन, एंड्रिया सैवेज, गैरेट हेडलंड और मार्टिन स्टार को श्रृंखला में अभिनय करने की सूचना मिली थी। 26, 27, 28, 29 इसके बाद जुलाई में डाना डेलानी, 30 और अगस्त में एनाबेला साइकोरा ने अभिनय किया। 31 माइल्स मुसेंडेन ने भी श्रृंखला में अभिनय किया। 32 स्टेलोन की बेटी स्कारलेट श्रृंखला में स्पेंसर, एक बरिस्ता और स्थिर हाथ के रूप में दिखाई दी, जिसे ड्वाइट के साथ काम करने के लिए भी भर्ती किया गया था। 33, 34 स्कारलेट को मूल रूप से स्टेलोन की ऑन-स्क्रीन बेटी की भूमिका के लिए उल्लेख किया गया था, लेकिन उन्हें भूमिका के लिए बहुत छोटा माना जाता था। 33 जो इसके बजाय तातियाना जेपार्डिनो को मिला। 35 दूसरे सीजन से पहले साइकोरा और जेपर्डिनो को मुख्य कलाकारों में पदोन्नत किया गया था। 37 फ्रैंक ग्रिलो भी कैंसस सिटी के एक डकैत बिल बेविलाक्वा के रूप में सीजन 2 के लिए अभिनीत कलाकारों में शामिल हुए। 38 दूसरे सीजन के लिए फिल्मांकन के दौरान स्टेलोन और एक अनाम निर्देशक पर पृष्ठभूमि के अतिरिक्त कलाकारों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। 39, 40 स्टेलोन को कथित तौर पर कुछ पृष्ठभूमि अभिनेताओं को बदसूरत, लर्द का टब और बेंत वाला मोटा आदमी कहते हुए देखा गया था। 41 स्टेलोन ने यह भी सुझाव दिया कि उत्पादन कलाकारों को मेरे आसपास सुंदर युवा लड़कियों के रूप में रखा जाए।
42 अटलांटा स्थित कास्टिंग एजेंसी रोज लोके एंड सीएल कास्टिंग, जो अतिरिक्त कलाकारों को काम पर रखने के लिए जिम्मेदार थी, ने जल्द ही उत्पादन से इस्तीफा दे दिया। 43 44 45 सीएनएन ने बताया कि पैरामाउंट आरोपों की जांच कर रहा था लेकिन कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। 46 एसएजीएफटीआरए ने भी आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनके दायरे में अटलांटा के बैकग्राउंड एक्टर्स शामिल नहीं है, लेकिन वे कोई भी अनुरोधित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उन्होंने किसी भी अभिनेता के प्रति ऐसी टिप्पणियों की निंदा करते हुए एक बयान भी जारी किया। 47 श्रृंखला के एक बैकग्राउंड एक्टर थॉमस मूनीहैम ने कहा कि उनका मानना था कि टिप्पणियां उनके बारे में थीं क्योंकि उन्हें और एक अन्य एक्स्ट्रा को युवा लोगों से बदल दिया गया था। 48 स्टेलोन ने आरोपों का कभी जवाब नहीं दिया। 49 1 मई 2024 को यह बताया गया कि नील मैकडोनो कैल थ्रेशर के रूप में दिखाई देंगे। 50 2 दिन बाद रिच टिंग को जैकी मिंग की आवर्ती भूमिका में लिया गया। 51 प्रोडक्शन डिजाइन सुजैन मैककेब ने सीरीज की कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया और कई आउटफिट्स गैम्बिनो क्राइम फैमिली और फ्रेंचेस क्रू पर आधारित थे। साथ ही 1980 के दशक के अखबारों की कतरनों की तस्वीरें भी लीं, जिसमें विशेष रूप से जॉन गोटी को प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया गया था। 53 मैककेब ने यह भी कहा कि उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन करते समय ज्यादातर मोनोक्रोमैटिक रंगों का उपयोग करने की कोशिश की, न्यूयॉर्क सिटी में फिल्माए गए दृश्यों के लिए गहरे रंगों का इस्तेमाल किया और ओक्लाहोमा में दृश्यों के लिए नरम रंगों का इस्तेमाल किया ताकि वहां स्थित लाल मिट्टी का प्रतिनिधित्व किया जा सके। 53 सिल्वेस्टर स्टेलोन को भी अपनी खुद की कॉस्ट्यूमिंग के कई तत्वों को चुनने की अनुमति थी, जिसमें बोलो टाई, गहने और जूते शामिल थे। 53 प्रोडक्शन डिजाइनर टॉड जेफरी ने तुलसा किंग के लिए साउंड स्टेज और लोकेशन फिल्मांकन के मिश्रण का उपयोग करने का विकल्प चुना। 54 लोकेशन मैनेजर पैट्रिक मिग्नानोम को एक जीर्ण संरचना खोजने का काम सौंपा गया था, जिसका मालिक उसे उड़ा देने से संतुष्ट हो जाएगा। 54 सॉन्डर जुरियांस और डैनी बेंसी ने तुलसा किंग के थीम गीत की रचना की। 55 फिल्मांकन ओक्लाहोमा सिटी में स्थित एक बड़ी इमारत का बाहरी दृश्य जिसका उपयोग फिल्म और टेलीविजन स्टूडियो के रूप में किया जाता है। पहले सीजन के कई आंतरिक दृश्यों को ओक्लाहोमा सिटी के प्रेरी सर्फ स्टूडियो में फिल्माया गया था, जहां प्रोडक्शन ऑफिस भी स्थित था। मुख्य फोटोग्राफी ओक्लाहोमा सिटी, तुलसा और बेथानी, ओक्लाहोमा में 6 महीने में हुई, जो 31 अगस्त 2022 को समाप्त हुई। 56 57 कुछ फिल्मांकन 29 मार्च 2022 को तुलसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तुलसा में हुआ। 58 तुलसा में उपयोग किए गए अतिरिक्त स्थानों में सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और मेयो होटल शामिल है। 59 अन्य दृश्यों को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में ऑन लोकेशन फिल्माया गया था। 60 श्रृंखला के आंतरिक दृश्य और उत्पादन कार्यालय प्रेरी सर्फ स्टूडियो में रखे गए थे। 61 अतिरिक्त फोटोग्राफी अक्टूबर तक पूरी हो गई। 56 ओक्लाहोमा में फिल्मांकन ने ओक्लाहोमा की अर्थव्यवस्था को अनुमानित $56 मिलियन बढ़ा दिया। 62 बाद में बताया गया कि वित्तीय लागतों और कलाकारों और चालक दल की शिकायतों के कारण दूसरे सीजन को ओक्लाहोमा में फिल्माया नहीं जाएगा, जिन्हें ओक्लाहोमा का अत्यधिक तापमान पसंद नहीं था। 63 दूसरे सीजन का फिल्मांकन अटलांटा, जॉर्जिया के उपनगर नॉरक्रॉस में हो रहा है, जिसमें साउंड स्टेज के लिए ईगल रॉक स्टूडियो का उपयोग किया जा रहा है। 64 यह 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ और 31 जुलाई को खत्म होने की उम्मीद है। 62 कुछ फिल्मांकन गेन्सविले में भी हुआ। 65 एक दूसरी यूनिट ने जून 2024 के मध्य में तुलसा में बीरोल दृश्यों को फिल्माया। 66 रिलीज श्रृंखला के प्रीमियर एपिसोड को अक्टूबर के 29 से 30, 2022 को एएमसी थिएटर्स में येलोस्टोन के 5वें सीजन के प्रीमियर के साथ एक प्रारंभिक प्रचार स्क्रीनिंग मिली। 67 68 इसके बाद इसने 13 नवंबर से पैरामाउंट प्लस पर अपना नियमित साप्ताहिक रिलीज शेड्यूल शुरू किया। 69 तुलसा किंग को 20 और 27 नवंबर को पैरामाउंट नेटवर्क पर अपने पहले 2 एपिसोड का रैखिक प्रसारण भी मिला, जो येलोस्टोन के एपिसोड के लिए लीड आउट के रूप में काम कर रहा था।
70 पहला सीजन 8 जनवरी 2023 को समाप्त हुआ। 71 जापान में श्रृंखला को स्ट्रीमिंग सेवा वाव पर पैरामाउंट प्लस हब के भीतर लॉन्च किया गया। 72 सीजन 1 के एपिसोड को 14 जुलाई 2024 से CBS पर एक और रैखिक प्रसारण प्राप्त होने वाला है। 73 होम मीडिया पहले सीजन को 6 जून 2023 को DVD और ब्लूरे पर होम मीडिया रिलीज मिली। मुख्य रिलीज के साथ एक वैकल्पिक स्टीलबुक ब्लूरे रिलीज भी हुई। टेलर शेरिडन जन्म शेरिडन टेलर गिबलर जूनियर 21 मई 1970 2-1-3 एक अमेरिकी लेखक, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता है। उन्हें टेलीविजन सीरीज येलोस्टोन के सहनिर्माता और इसके प्रीक्वल 1883, 2021 और 1923, 2022 के निर्माता के रूप में जाना जाता है। शेरिडन ने कई फिल्में लिखी है, जिनमें सिकारियो 2015 की पटकथा भी शामिल है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें हेल या हाई वाटर 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 3 अन्य ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। शेरिडन ने 2017 की नवपश्चिमी अपराध फिल्म विंड रिवर भी लिखी और निर्देशित की और सिकारियो का 2018 सीक्वल लिखा। शेरिडन ने वेरोनिका मार्स 2005 से 2007 में डैनी बॉयड की भूमिका निभाने के साथ साथ FX टेलीविजन सीरीज सन्स ऑफ एनार्की में डेविड हेल की भूमिका निभाकर अपनी शुरुआत की। उन्होंने क्राइम थ्रिलर मेयर ऑफ किंग्सटाउन का सहनिर्माण भी किया और क्राइम ड्रामा तुलसा किंग का निर्माण किया, जिसे उन्होंने टेरेंस विंटर के साथ मिलकर लिखा। 2021 में शेरिडन को टेक्सास काउबॉय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 5 प्रारंभिक जीवन शेरिडन का जन्म उत्तरी कैरोलिना के चैपल हिल में हुआ था। 6 कई समाचार लेखों ने बताया है कि वह टेक्सास के क्रैनफिल्स गैप में एक खेत में बड़ा हुआ, लेकिन उसका पालन पोषण टेक्सास के फोर्ट वर्थ में एक हृदय रोग विशेषज्ञ के बेटे के रूप में हुआ था। 6 उनकी काउबॉय पहचान उनकी मां से आती है, जो मूल रूप से वाको की थीं और उस क्षेत्र में अपने दादा दादी के खेत में जाना पसंद करती थीं। 7 जब शेरिडन 8 साल का था, तो उसकी मां ने क्रैनफिल्स गैप में एक खेत खरीदने पर जोर दिया ताकि उसके बच्चे प्रकृति में स्वतंत्रता की शांतिपूर्ण भावना के बारे में सीधे सीख सकें। 7 1980 के दशक के अंत में जब शेरिडन बड़ा हो रहा था, तब उसने अपने परिवार के क्रैनफिल्स गैप खेत में लगातार आने जाने के दौरान एक काउबॉय बनना सीखा। 6 इस बीच उन्होंने RL पास्कल हाई स्कूल में भाग लिया और स्नातक किया। टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई छोड़ने के बाद शेरिडन ऑस्टिन चले गए, जहां उन्होंने लॉन की घास काटने और घरों की पेंटिंग करने का काम किया। शॉपिंग मॉल में नौकरी की तलाश करते समय शेरिडन की मुलाकात एक टैलेंट स्काउट से हुई, जिसने उन्हें शिकागो जाकर एक्टिंग करियर बनाने का मौका दिया। बाद में वह एक अभिनेता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान न्यूयॉर्क शहर और लॉस एंजिल्स में रहे। 8-9 कैरियर शेरिडन ने अभिनय में अपना करियर शुरू किया, छोटी फिल्मों में और वेरोनिका मार्स, वॉकर, टेक्सास रेंजर जैसी टेलीविजन सीरीज में आवर्ती भूमिकाओं में और सबसे खास तौर पर सन्स ऑफ एनार्की में डेविड हेल के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने 40 साल की उम्र के बाद पटकथा लेखन में बदलाव किया। 10 पटकथा लेखक के रूप में उनकी पहली फिल्म सिकारियो थी, जिसे डेनिस विलेन्यूवे ने निर्देशित किया था। 11 यह केट मैकर, एमिली ब्लंट के इर्दगिर्द घूमती है, जो एक FBI एजेंट है, जिसे एक शक्तिशाली और क्रूर मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के नेता को नीचे लाने के लिए एक सरकारी टास्क फोर्स में भर्ती कराया जाता है। 12-13 इसमें जोश ब्रोलिन और बेनिकियो डेल टोरो भी थे। फिल्म को रॉटन टोमाटोज पर 92% अनुमोदन रेटिंग के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली। 14 शेरिडन ने सिकारियो के बाद कोमांचेरिया लिखा। कोमांचेरिया पहले बिक गया लेकिन कुछ सालों तक विकास में अटका रहा। 2012 में ब्लैक लिस्ट में दिखाई दिया। बाद में इसका नाम बदलकर हेल या हाई वाटर कर दिया गया और अगस्त 2016 में रिलीज किया गया, जिसमें जेफ ब्रिजेस,
क्रिस पाइन और बेन फोस्टर ने अभिनय किया और इसे फिर से आलोचकों की प्रशंसा मिली। 17-18 अपनी पटकथा के लिए शेरिडन ने बड़ी मात्रा में पुरस्कारों का ध्यान आकर्षित किया, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और अकादमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किए। 19-20 कम बजट की हॉरर फिल्म विले को शेरिडन की पहली फिल्म माना जाता है, लेकिन वह इस फिल्म को अपना निर्देशन पदार्पण नहीं मानते, जैसा कि उन्होंने 2017 के रॉटन टोमाटोज साक्षात्कार में कहा था। मैं कहूंगा कि यह विंड रिवर मेरी पहली फीचर फिल्म है। मेरे एक दोस्त ने, मुझे नहीं पता कि उसने क्या जुटाया, $20,000 या कुछ और अपने दोस्तों को कास्ट किया और एक खराब हॉरर फिल्म लिखी, जिसे मैंने उसे निर्देशित न करने के लिए कहा था। वह इसे निर्देशित करने और इसका निर्माण करने जा रहा था, और वह चौंक गया और घबरा गया, और उसने फ़ोन करके कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मैंने जहाज को सीधा रखा, और वे चले गए और संपादन किया, और उन्होंने जो किया वह किया। मुझे लगता है कि मुझे निर्देशक कहना उदारता है। मुझे लगता है कि वह किसी तरह से धन्यवाद कहने की कोशिश कर रहा था। यह एक शानदार अवसर था जब मैंने कैमरा घुमाया और कुछ सबक सीखे जिससे मुझे विंड रिवर पर वास्तव में फ़ायदा हुआ। 21 निर्देशक के रूप में उनकी दूसरी, लेकिन पटकथा लेखक के रूप में तीसरी फिल्म, विंड रिवर, जिसमें जेरेमी रेनर और एलिजाबेथ ओल्सेन ने अभिनय किया था, का प्रीमियर जनवरी 2017 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। फिल्म एक FBI एजेंट, ओल्सेन, और एक अनुभवी गेम ट्रैकर, रेनर, का अनुसरण करती है, जो एक मूल अमेरिकी आरक्षण पर हुई हत्या की जांच कर रही है। वीनस्टीन कंपनी ने 2016 के कान फिल्म महोत्सव के दौरान वितरण अधिकार हासिल किए थे, 22, लेकिन सनडांस प्रीमियर से पहले फिल्म को छोड़ दिया। 23, हालांकि, बाद में कंपनी ने इसे वितरित करने के लिए अपने सौदे को अंतिम रूप दिया। 24, विंड रिवर को एक संक्षिप्त सीमित रिलीज के बाद 18 अगस्त 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से जारी किया गया था। 25, सिकारियो और हेल या हाई वाटर। 15 सितंबर 2016 को डेडलाइन ने बताया कि शेरिडन को सोनी पिक्चर्स और एस्केप आर्टिस्ट्स द्वारा मैथियास शोनेयर्ट्स ड्रामा थ्रिलर फिल्म डिसऑर्डर के अमेरिकी रीमेक की पटकथा लिखने के लिए चुना गया था, जो कि एलिस विनोकोर द्वारा निर्देशित 2015 की एक फ्रेंच फिल्म थी। एस्केप आर्टिस्ट्स के टॉड ब्लैक, जेसन ब्लूमेंटल, स्टीव टिश और टोनी शॉ को रीमेक का निर्माण करना था और डेविड ब्यूबेरे को स्टूडियो के लिए इसकी देखरेख करनी थी। 27, जेम्स मैंगोल्ड इसे निर्देशित करने वाले थे। 2017 में, शेरिडन ने केविन कॉस्टनर अभिनीत टेलीविजन श्रृंखला येलोस्टोन बनाई, जो 20 जून 2018 से शुरू होने वाले 5 सीजन के लिए पैरामाउंट नेटवर्क पर प्रसारित हुई। 28, शेरिडन ने सिकारियो का सीक्वल लिखा, जिसका शीर्षक सिकारियो, डे ऑफ द सोल्डेडो था, जिसे स्टेफानो सोलिमा ने निर्देशित किया और 2018 में रिलीज किया गया। 29, हाल ही में, वायाकॉम CBS के साथ उनके समग्र सौदे को नवीनीकृत किया गया था। 30, मई 2019 में, यह घोषणा की गई कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और न्यू लाइन सिनेमा ने शेरिडन के निर्देशन में बनी फिल्म दोज हूँ विश मी डेड के वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं। 31, फिल्म ने 5 मई 2021 को दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत की। 32, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसे 14 मई 2021 को रिलीज किया गया। 33, शैली, एक अभिनेता के रूप में, शेरिडन ने बताया है कि टेलीविजन के लिए उन्होंने जितने एक्सपोजिशनल संवाद पढ़े, उससे उनके लेखन में एक्सपोजिशन से एलर्जी पैदा हो गई। उन्होंने यह भी कहा है कि वह केवल चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बेतुके सरल कथानक की तलाश करते हैं। 34, उन्होंने कोएन बंधुओं, कॉर्मैक मैकार्थी और लैरी मैकमुर्ट्री को अपने लेखन के लिए प्रभावशाली बताया है। 35, व्यक्तिगत जीवन, शेरिडन की शादी 2013 से अभिनेत्री और मॉडल निकोल मुइरब्रुक से हुई है। इस जोड़े का एक बेटा है। 36, 37, वे वर्तमान में वेदरफोर्ड, टेक्सास में रहते हैं। 6, मई 2021 में,
शेरिडन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एक खरीदार समूह ने उत्तर मध्य टेक्सास में 3,50,000 एकड़ का 6,666 रेंज खरीदा। टेरेंस पैट्रिक विंटर, जन्म 2 अक्टूबर 1960, एक अमेरिकी लेखक और टेलीविजन और फिल्म के निर्माता है। वह HBO टेलीविजन श्रृंखला बोर्डवॉक एम्पायर 2010 से 2014 के निर्माता, लेखक और कार्यकारी निर्माता है। बोर्डवॉक एम्पायर बनाने से पहले विंटर HBO टेलीविजन श्रृंखला द सोप्रानोस के लिए एक लेखक और कार्यकारी निर्माता थे। शो के दूसरे से छठे और अंतिम सीजन 2000 से 2007 तक। 2013 में विंटर ने मार्टिन स्कॉर्सेसे की द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की पटकथा लिखी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वह एक अन्य HBO टेलीविजन ड्रामा सीरीज विनाइल 2016 के सहनिर्माता, लेखक और कार्यकारी निर्माता भी थे, जो एक सीजन तक चली। वह टेलर शेरिडन के साथ पैरामाउंट प्लस क्राइम सीरीज तुलसा किंग में सह-शो रनर थे। 3. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। विंटर का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वह ब्रुकलिन के मरीन पार्क में एक श्रमिक वर्ग के परिवार में पले बढ़े। 4-5 वह ब्रुकलिन के एक व्यावसायिक हाई स्कूल में गए, जहां उन्होंने ऑटो मैकेनिक बनने की पढ़ाई की। 6 उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां 1984 में। 7 उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने सेंट जॉन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में अध्ययन किया और 1988 में JD प्राप्त की। 7 और न्यूयॉर्क राज्य और कनेक्टिकट के बार के सदस्य बन गए। पटकथा लेखन के करियर को आगे बढ़ाने के लिए 1991 में लॉस एंजिल्स जाने से पहले उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में 2 साल तक कानून का अभ्यास किया। उस दौरान उन्होंने एक स्टैंड-अप कॉमेडियन के रूप में भी काम किया। 8 उन्होंने अंततः वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन राइटर्स वर्कशॉप में एक स्थान जीता। 9 कैरियर। प्रारंभिक कार्य। द सोप्रानो से पहले विंटर ने सिस्टर, जेना, वॉरियर प्रिंसेस, द कॉस्बी मिस्ट्रीज, फ्लिपर, डायग्नोसिस, मर्डर, चार्ली ग्रेस, डिरेस्टा और द पीजेज सीरीज के लिए लिखा था। 2000 to 2007 द सोप्रानोस। विंटर ने द सोप्रानोस के 25 एपिसोड लिखे या सह-लिखे। उन्होंने वॉक लाइक ए मैन का निर्देशन भी किया। 2001 में टिम वान पैटन के साथ विंटर ने स्टीव बुसेमी द्वारा निर्देशित अपने एपिसोड पाइन बैरेंस के लिए राइटर्स गिल्ड अवार्ड और एडगर अवार्ड दोनों जीते। 2004 में विंटर ने 2 एमी जीते, एक सोप्रानोस के लिए उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में और एक एपिसोड लॉन्ग टर्म पार्किंग के लिए ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए। 2 उन्होंने 2006 में अपने एपिसोड मेंबर्स ओनली के लिए एक और लेखन एमी जीता। उन्होंने 2008 में अपने एपिसोड द सेकंड कमिंग के लिए अपना तीसरा राइटर्स गिल्ड अवार्ड और पेन USA अवार्ड जीता। 11, 12, 13 द सोप्रानोस ने 2005 और 2008 में एपिसोडिक टेलीविजन ड्रामा के उत्कृष्ट निर्माता के लिए नॉर्मन फेल्टन पुरस्कार भी जीता। 2010 से 2014 बोर्डवॉक एम्पायर। विंटर बोर्डवॉक एम्पायर के निर्माता, शोरूनर और मुख्य लेखक है, जिनके नाम 15 एपिसोड है, जिनमें शामिल है बोर्डवॉक एम्पायर, 14 द आइवरी टॉवर, 15 ए रिटर्न टू नॉर्मलसी, 16 21 इंच, 2 बोट्स एंड ए लाइफगार्ड, 2 द लॉस्ट, 17 रिजोल्यूशन, द पोनी, मार्गेट सेंस, एकर्स ऑफ डायमंड्स, विलियम विल्सन, फेयरवेल डैडी ब्लूज, द गुड लिसनर, क्वांटो और एल्डोराडो। विंटर और बोर्डवॉक एम्पायर ने एक नई श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड जीता और उन्हें 2011 से 2013 में एक नाटकीय श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए नामांकित किया गया। 18 बोर्डवॉक एम्पायर ने 2011 में सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला नाटक के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और 2012 और 2013 में नामांकित किया गया। इसके अलावा स्टीव बुसेमी ने एक नाटकीय श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जीता और केली मैकडोनाल्ड को टेलीविजन के लिए बनी श्रृंखला
मिनी सीरीज या मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। 19 बोर्डवॉक एम्पायर 2010 और 2011 में टीवी के लिए द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की टॉप 10 सूची में था। बोर्डवॉक एम्पायर के कलाकारों ने एक ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। बोर्डवॉक एम्पायर को 2011 और 2012 दोनों में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए एमी के लिए नामांकित किया गया था। इसके अलावा बोर्डवॉक एम्पायर ने 2012 में एपिसोडिक टेलीविजन ड्रामा के उत्कृष्ट निर्माता के लिए नॉर्मन फेल्टन पुरस्कार जीता और 2011 में बाफ्टा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन के लिए नामांकित किया गया। 2016 वर्तमान विनाइल तुलसा किंग। विंटर ने HBO पीरियड म्यूजिकल ड्रामा सीरीज विनाइल के सहनिर्माता, लेखक, कार्यकारी निर्माता और शोरनर के रूप में काम किया, जिसने उन्हें बोर्डवॉक एम्पायर अभिनेता बॉबी कैनवले और निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसे के साथ फिर से जोड़ा। 20 दूसरे सीजन के लिए चुने जाने के बावजूद विंटर ने अप्रैल 2016 में रचनात्मक मतभेदों के कारण शो में सिर्फ एक सीजन के बाद शोरनर के रूप में अपना पद छोड़ दिया और उनकी जगह कार्यकारी निर्माता स्कॉट जेड बर्न्स को ले लिया गया। 21-22 जून 2016 में HBO ने श्रृंखला को रद्द कर दिया। 23 विंटर 2022 पैरामाउंट प्लस सीरीज तुलसा किंग के पहले सीजन के शोरनर थे। फिल्म विंटर ने 2005 की फिल्म गेट रिच और डाई ट्राइन और इसके साथ आई वीडियो गेम 50 सेंट बुलेट प्रूफ की पटकथा लिखी। 2006 में उन्होंने माइकल कोरेंटे द्वारा निर्देशित फिल्म ब्रुकलिन रूल्स लिखी और निर्मित की। 2014 में उन्हें द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अपना पहला अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। डोमेनिको लोम्बार्डोजी बटा एलेम्बियार डियोजेडाई बटा इतालवी एलोएमबार्डीटीटीएसआई जन्म 25 मार्च 1976 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें द वायर में हरक का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है और उन्हें तुलसा किंग, एंटोरेज, ए ब्रोंक्स टेल 1993 और द आयरिशमैन 2019 में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। लोम्बार्डोजी ने ब्रेकआउट किंग्स 2011 से 2012 और रोजवुड 2015 से 2017 जैसी सीरीज में भी मुख्य भूमिकाएं निभाई है। वह वर्तमान में अमेज़न प्राइम वीडियो ओरिजिनल सीरीज रीचर में गैटानो, गाय रूसो की भूमिका निभा रहे हैं। प्रारंभिक जीवन लोम्बार्डोजी का जन्म ब्रोंक्स, न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। 3 कैरियर लोम्बार्डोजी को 17 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म भूमिका मिली, जब रॉबर्ट डी नीरो ने उन्हें ए ब्रोंक्स टेल में निकी जीरो नामक एक निम्न स्तर के बंदूक डीलर के रूप में लिया। 20 साल बाद वह फिल्म द फैमिली के लिए डी नीरो के साथ फिर से जुड़े। उन्हें ए&ई टेलीविजन श्रृंखला ब्रेकआउट किंग्स में रे जेनकेनेली की भूमिका निभाने और मार्टिन स्कॉर्सेज की द आयरिशमैन 2019 में टोनी सालेर्नो के रूप में, जुड अपाटो के द किंग ऑफ स्टेटन आइलैंड में एक फायर फाइटर के रूप में और HBO कार्यक्रम ओज में राल्फ गैलिनो, द वायर में हरक, एंटोरेज में डोमिनिक और बोर्डवॉक एम्पायर में राल्फ कैपोन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। फिल्मोग्राफी विंसेंट पियाजा जन्म 1975 या 1976, आयु 47 से 48, एक अमेरिकी फिल्म, टेलीविजन और मंच अभिनेता है। उन्हें HBO टेलीविजन श्रृंखला बोर्डवॉक एम्पायर में गैंगस्टर लकी लुसियानो के चित्रण के लिए जाना जाता है। उन्होंने कॉमेडी ड्रामा रॉकेट साइंस 2007 में अर्ल हेफंड और क्लिंट ईस्टवुड की जर्सी बॉयज 2014 के फिल्म रूपांतरण में गायक टॉमी डेविटो की भूमिका भी निभाई है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा मिडिल विलेज में जन्मे और मास्पेथ में पले बढ़े। 2 पियाजा न्यूयॉर्क शहर के क्वींस नगर के मूल निवासी है। 1 उनके पिता इतालवी है, जो 1960 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए थे। उनकी मां जर्मन मूल की है। 3 वह अपने पिता को परिवार का समर्थन करने के लिए कई काम करते हुए देखने से मिली विनम्र शुरुआत और एक गर्वपूर्ण कार्य नीति को याद करते हैं, जिसमें एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन शामिल है। विंसेंट अपनी मां के बड़े जर्मन परिवार को भी श्रेय देते हैं,
जिसने उन्हें दूर के रिश्तेदारों से मिलने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कई यात्राओं की अनुमति दी, जिन्होंने उन्हें अपना जुनून खोजने और दुनिया के कई खजानों को देखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने क्वींस में आर्कबिशप मोलोय हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्हें अकादमिक के लिए छात्रवृत्ति मिली और वे नेशनल ऑनर सोसाइटी के सदस्य बन गए। उन्हें कई संस्थानों से कई अकादमिक छात्रवृत्तियां मिलीं। अंततः उन्होंने विलानोवा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने खेल और मीडिया प्रबंधन में महारत हासिल की। पियाज़ा ने विलानोवा विश्वविद्यालय के लिए डिवीजन आई क्लब आइस हॉकी खेली, जब तक कि कंधे की बार-बार होने वाली चोट ने उन्हें खेलना छोड़ने और केवल 1 साल बाद विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। फॉर कैरियर हॉकी से संन्यास लेने के बाद उन्होंने अभिनय कोच एलिस स्पिवाक के साथ काम करना शुरू किया और न्यूयॉर्क शहर के थिएटर रो के साथ लायन थिएटर में टेरानोवा कलेक्टिव थिएटर समूह में शामिल हो गए। 5. बेबी स्टेप्स, ए मैच मेड इन मैनहट्टन और मच अडो अबाउट नथिंग सहित कई न्यूयॉर्क ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शंस में दिखाई देने के बाद 5. उन्होंने 2006 की फिल्म स्टेफनी डेली में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और टेलीविजन फिल्म द डॉन और लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट के एक एपिसोड में दिखाई दिए। फॉर पियाज़ा टेलीविजन सीरीज द सोप्रानोस के 3 एपिसोड में दिखाई दिए हैं। शो के 6ठे सीजन के 8वें, 11वें और 13वें एपिसोड। वह शो में काम करने के अपने अनुभव को अविश्वसनीय बताते हैं और कहते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए तो वह सीरीज के किसी भी प्रीक्वल या सीक्वल में दिखाई देंगे। 6. इसके बाद उन्होंने 2007 की फिल्म रॉकेट साइंस में अर्ल हेफन की भूमिका निभाई, जो फिल्म के नायक के क्लेप्टोमेनियाक बड़े भाई थे। न्यूयॉर्क एक्टिंग स्कूल में आयोजित एक कास्टिंग सत्र में ऑडिशन देने के बाद वह पहले अभिनेताओं में से एक बन गए। लेखक निर्देशक जेफरी ब्लिच ने कहा, विक्स ने इस हिस्से में हास्य और धमकी का बिल्कुल सही संयोजन लाया। मैंने विंस द्वारा अर्ल के लिए लाए गए बाकी विकल्पों में से कई को रखा। वह बहुत ही शारीरिक रूप से सक्षम अभिनेता है और बहुत मजेदार भी है। 4. वह स्वतंत्र फिल्मों गुड बाय बेबी, टाई ए येलो रिबन और अपोलॉजी में दिखाई दिए, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई, इससे पहले कि वह रेस्क्यू मी के 4थे सीजन में टोनी की आवर्ती भूमिका में आए। पियाज़ा 2008 की फिल्म असैसिनेशन ऑफ ए हाई स्कूल प्रेसिडेंट में रिकी डेलाक्रूज की भूमिका में दिखाई दिए। उन्होंने मूल रूप से एक अलग भूमिका के लिए असफल ऑडिशन दिया था, लेकिन फिल्म के निर्देशक ब्रेट साइमन को रॉकेट साइंस में उनका प्रदर्शन पसंद आया और इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि वह कोई अन्य भूमिका निभाएं। 6. भूमिका के लिए हिस्पैनिक उच्चारण में महारत हासिल करने के लिए उन्होंने एक महिला से मुलाकात की, जिसे वह जानते थे, जो मैनहट्टन में एक प्यूर्टो रिकान थिएटर चलाती है और आमतौर पर प्यूर्टो रिकान को अमेरिकी लहजे को अपनाना सिखाती है, ताकि वह उसे एक मोटे प्यूर्टो रिकान उच्चारण में अपनी लाइनें पढ़ने के लिए प्रशिक्षित करे। 6. उन्होंने ब्रेट रैटनर द्वारा निर्देशित एक टेलीविजन पायलट, ब्लू ब्लर भी पूरा किया, जिसके लिए उनके पास 7 साल का अनुबंध था यदि श्रृंखला को एनबीसी द्वारा उठाया गया होता। 6. इसके बाद पियाज़ा को 2009 में बोर्डवॉक एम्पायर में एक नियमित सीरीज के रूप में कास्ट किया गया, जिसमें वास्तविक जीवन के इतालवी अमेरिकी डकैत लकी लुसियानो की भूमिका निभाई गई, जो सभी 5 सीजन में दिखाई दिए। 2013 में पियाज़ा ने ब्रॉडवे म्यूजिकल जर्सी बॉयज के क्लिंट ईस्टवुड निर्देशित रूपांतरण में टॉमी डेविटो की भूमिका निभाई। बैंड द 4 सीजन के संस्थापक सदस्यों में से एक डेविटो की भूमिका निभाने के लिए पियाज़ा को गायन, गिटार और नृत्य की शिक्षा लेनी पड़ी। 7. व्यक्तिगत जीवन। पियाज़ा जून 2011 से नवंबर 2012 तक गायिका एशली सिम्पसन के साथ रिश्ते में थे। 21 मई 2018 तक उनकी सगाई अभिनेत्री जेनेसिस रोड्रिग्ज से हुई थी, लेकिन सगाई होने के कुछ समय बाद ही यह रिश्ता खत्म हो गया। गैरेट जॉन हेडलैंड, जन्म 3 सितंबर 1984, एक अमेरिकी अभिनेता और संगीतकार है। उनकी फिल्मों में ट्रॉय 2004, फ्राइडे नाइट लाइट्स 2004, फोर ब्रदर्स 2005, एरागॉन 2006, डेथ सेंटेंस 2007, ट्रॉन, लिगेसी 2010, कंट्री स्ट्रॉन्ग 2010, ऑन द रोड 2012,
इनसाइड लेविन डेविस 2013, अनब्रोकन 2014, पैन 2015, मरबाउंड 2017, ट्रिपल फ्रंटियर 2019 और द मार्श किंग्स डॉटर 2023 शामिल है। 2. प्रारंभिक जीवन। गैरेट जॉन हेडलैंड का जन्म 3 सितंबर 1984 को रोजो, मिनेसोटा में क्रिस्टीन एनी, नी यनिश और रॉबर्ट मार्टिन हेडलैंड के घर हुआ था। 1. उनके पिता स्वीडिश वंश के हैं और उनकी मां नॉर्वेजियन और जर्मन वंश की है। 3. 4. वह 3 बच्चों में सबसे छोटे हैं। उनके एक भाई, नाथनियल और एक बहन, अमांडा है। हेडलैंड का पालन पोषण स्कैंडिनेवियाई डायस्पोरा में मिनेसोटा के छोटे से शहर वानास्का के पास एक दूरदराज के गोमांस मवेशी फार्म में हुआ था। 5, 6, 7 9वीं कक्षा में वह अपनी मां के साथ एरिजोना में रहने चले गए। कम उम्र से ही उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था। 9. अपने स्कूल के वर्षों के दौरान उन्होंने आइस हॉकी, ट्रैक एंड फील्ड, कुश्ती और अमेरिकी फुटबॉल में भाग लिया। 10. एरिजोना में उन्होंने अभिनय कोच जीन फाउलर के साथ सबक के लिए भुगतान करने के लिए वेटर के रूप में काम करने से मिलने वाली टिप्स को बचाया, जिनके साथ उन्होंने भाषणों और स्क्रिप्ट सामग्री पर काम किया। 11, 12 होराइजन हाई स्कूल से स्नातक होने के 6 महीने बाद 13 वह लॉस एंजिल्स चले गए। 14 कैरियर 2003 से 2009 प्रारंभिक कार्य और सफलता। 2003 में हेडलैंड अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए लॉस एंजिल्स चले गए। 14 किशोरावस्था में हेडलैंड ने एल बीन और टीन मैगजीन के लिए मॉडलिंग की। 15 19 साल की उम्र में 16 हेडलैंड ने अपनी पहली फीचर फिल्म में पेट्रोक्लस की भूमिका निभाई, जो वोल्फगैंग पीटरसन द्वारा निर्देशित पौराणिक महाकाव्य साहसिक युद्ध नाटक ट्रॉय। 18 में ब्रैड पिट 17 द्वारा निभाए गए अकिलिस के छोटे चचेरे भाई थे। 19 यह फिल्म 14 मई 2004 को रिलीज हुई थी। 21 उसी वर्ष उन्होंने बिली बॉब थॉर्नटन, एम्बर हर्ड और टिम मैकग्रॉ के साथ 2004 के स्पोर्ट्स ड्रामा फ्राइडे नाइट लाइट्स में डॉन बिलिंग्सले के रूप में सहअभिनय किया, जहां मैकग्रॉ ने उनके अपमानजनक पिता की भूमिका निभाई। 22 2005 में उन्होंने मार्क वाहलबर्ग, टायरिस गिब्सन और आंद्रे बेंजामिन के साथ क्राइम ड्रामा फोर ब्रदर्स में जैक मर्सर के रूप में सहअभिनय किया। 23-24 उन्होंने एड स्पीलर्स, जेरेमी आयरन्स, जिमोन हॉन्सो और जॉन माल्कोविच के साथ फंतासी एडवेंचर फिल्म एरागोन में मुर्टाग मोरजानसन के रूप में सहअभिनय किया। 25 यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और हंगरी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहनिर्माण है। अक्टूबर 2006 में यह घोषणा की गई थी कि एरागोन फिल्म के अभिनेता खेल अनुकूलन के लिए अपनी आवाज देंगे। 26 हेडलैंड ने वीडियो गेम एरागोन में अपने चरित्र मुर्टाग को अपनी छवि और आवाज दी है। 27 2007 में उन्होंने गैरी मार्शल द्वारा निर्देशित कॉमेडी जॉर्जिया रूल में लिंडसे लोहान, जेन फोंडा और कैरी एल्वेस के साथ सहअभिनय किया। 28 उसी वर्ष उन्होंने जेम्स वान द्वारा निर्देशित क्राइम थ्रिलर डेथ सेंटेंस 29 में केविन बेकन के साथ सहअभिनय किया। इस फिल्म में हेडलैंड ने मुख्य खलनायक बिली डार्ले की भूमिका निभाई है। 30 2010 से 2012 ट्रॉन, लिगेसी और विश्वव्यापी मान्यता। सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में हेडलैंड। 2010 में हेडलैंड ने साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म ट्रॉन, लिगेसी में जेफ ब्रिजेस और ओलिविया वाइल्ड के साथ अभिनय करते हुए मुख्य नायक सैम फ्लिन की भूमिका निभाई। 31 हेडलैंड ने एक डार्विनियन कास्टिंग प्रक्रिया जीती, जिसमें सैकड़ों अभिनेताओं का परीक्षण किया गया। उन्हें बुद्धिमत्ता, बुद्धि, हास्य, रूप और शारीरिकता के अनूठे संयोजन के लिए चुना गया, जिसे निर्माता फ्लिन के बेटे में ढूंढ रहे थे। हेडलैंड ने अपने स्टंट खुद करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसमें कारों के ऊपर से कूदना और तार और हार्नेस का काम शामिल था। 32 यह फिल्म 17 दिसंबर 2010 को रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन जोसेफ कोसिंस्की ने किया था। 33 यह 1982 की फिल्म ट्रॉन का सीक्वल है। 34
35 हेडलैंड को डिज्नी द्वारा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका बटा स्टीव रोजर्स की भूमिका निभाने के लिए भी विचार किया गया था। 36 लेकिन उन्हें इस परियोजना को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका फिल्म शेड्यूल ट्रॉन लिगेसी के रास्ते में आ गया। 37 हेडलैंड ने ग्वेनेथ पाल्ट्रो, लिटन मेस्टर और उनके फ्राइडे नाइट लाइट्स के सहकलाकार, देश के संगीतकार टिम मैकग्रॉ के साथ संगीत नाटक कंट्री स्ट्रॉन्ग में सहअभिनय किया, जो 22 दिसंबर 2010 को जारी किया गया था। 38 उन्होंने फिल्म के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए जिनमें चांस आर भी शामिल है, जो कंट्री स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक में दिखाई दिया। उनके प्रदर्शन को आलोचकों ने खूब सराहा। हेडलैंड और चार्ली रॉबिसन के बीच आवाज की समानता को देखते हुए रफस्टॉक ने कहा, इस एल्बम का सबसे अच्छा गीत उनका है, और कंट्री वीकली ने लिखा कि इस फिल्म में अभिनेताओं द्वारा गाए गए सभी गीतों में से उनका सबसे अधिक विश्वसनीय था। 39-40 7 जून 2011 को ग्लैमर अवार्ड्स में हेडलैंड को मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया। 41-42 उन्होंने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला द्वारा निर्मित 2012 की एडवेंचर ड्रामा ऑन द रोड में डीन मोरियार्टी के रूप में क्रिस्टन स्टीवर्ट, सैम रिले, कर्स्टन डंस्ट और विगो मोर्टेंसन के साथ सहअभिनय भी किया। 43-44 फिल्म का निर्देशन वाल्टर सेलेस ने किया था और यह जैक केराउक के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 45 इस फिल्म में हेडलैंड के प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसा की थी। द हॉलीवुड रिपोर्टर में अनुभवी समीक्षक टॉड मैकार्थी लिखते हैं, हालांकि कहानी सैल केराउक की है, लेकिन स्टार हिस्सा डीन है और हेडलैंड में इसके लिए आकर्षण है। यहाँ पुरुषों के बीच वह है जिसे आप हमेशा देखते हैं। 46 एंटरटेनमेंट वीकली पत्रिका के ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा, फिल्म में सबसे अच्छी बात डीन मोरियार्टी के रूप में गैरेट हेडलैंड का प्रदर्शन है, जिसकी जीवन के प्रति भूख, उत्साही, कामुक, अतृप्त, विनाशकारी, एक ऐसी आग जलाती है जो एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेगी। हेडलैंड युवा ब्रैड पिट की तरह ही आकर्षक है, और पिट की तरह वह एक चतुर, परिवर्तनशील अभिनेता है। उसी वर्ष वह इतालवी फैशन फर्म प्रादा के लिए एक विज्ञापन और कैटवॉक मॉडल थे। 48 हेडलैंड को अकीरा 49 के लाइव एक्शन संस्करण में कनेडा शोटारो के रूप में लिया गया था, लेकिन फिल्म का निर्माण रद्द कर दिया गया था। 50 हेडलैंड ने कथित तौर पर E.L. जेम्स के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास 50 शेड्स ऑफ ग्रे 51 के फिल्म रूपांतरण में क्रिश्चियन ग्रे की भूमिका और डायस्टोपियन साइंस फिक्शन बटा एडवेंचर फिल्म द हंगर गेम्स के सीक्वल द हंगर गेम्स कैचिंग फायर में फिनिक ओडायर की भूमिका को ठुकरा दिया। 52 2013 से 2022 स्थापित अभिनेता। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हेडलैंड। 2013 में हेडलैंड ने जोएल और एथन कोएन द्वारा निर्देशित फ्रेंच अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म इनसाइड लेलेविन डेविस में ऑस्कर इसाक, जस्टिन टिम्बरलेक और एडम ड्राइवर के साथ सहअभिनय किया। 53 हेडलैंड ने अमेरिकी रॉक बैंड किंग्स ऑफ लियोन के गाने ब्यूटीफुल वॉर के म्यूजिक वीडियो में एक गिरे हुए चरवाहे को श्रद्धांजलि दी, जिसका नाम लेन फ्रॉस्ट है। 54 इसके अलावा 2013 में वह यवेस सेंट लॉरेंट ब्यूटी के फ्रांसीसी पुरुषों की खुशबू ला नुइट डे लहोमे की छवि थे। 55 16 उन्होंने 2014 में एंड्रयू लेविटास द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म लुल्बी में अभिनय किया। 56 इस फिल्म में हेडलैंड मुख्य संगीत विषय गाते हैं। 57 उसी वर्ष उन्होंने एंजेलिना जोली द्वारा निर्देशित ऐतिहासिक ड्रामा अनब्रोकन में जैक ओकोनेल और डोमनॉल ग्लीसन के साथ सहअभिनय किया। 58 हेडलैंड ने 2015 में जो राइट द्वारा निर्देशित फिल्म पैन में जेम्स हुक, भविष्य के कैप्टन हुक, की भूमिका निभाई, जिसमें ह्यूग जैकमैन, रूनी मारा और लेवी मिलर के साथ सहकलाकार थे। 60 उसी वर्ष सितंबर में हेडलैंड ने जो राइट और क्रिस्टोफर ग्रोव के साथ द आर्ट ऑफ पैन नामक पुस्तक लिखी। 61 उन्होंने 2016 की युद्ध ड्रामा फिल्म बिली लिंस लॉन्ग हेलटाइम वॉक में जो अल्विन और विन डीजल के साथ सहअभिनय किया, जिसका निर्देशन एंग ली ने किया था। 62 2017 में
उन्होंने डी रीस द्वारा निर्देशित फिल्म मरबाउंड में कैरी मुलिगन के साथ सहअभिनय किया। 63-64 उसी वर्ष उन्होंने स्टीवन सोडरबर्ग की HBO मर्डर मिस्ट्री ड्रामा सीरीज मोज़ेक में एक महत्वाकांक्षी कलाकार के रूप में शेरोन स्टोन के साथ सहअभिनय किया। 65 इसे 2 रूपों में जारी किया गया था, एक iOS बटा एंड्रॉयड मोबाइल ऐप और एक टेलीविजन नाटक के रूप में। 66 2018 में हेडलैंड ने केमन द्वीप में फिल्माई गई और फ्रैंकी फ्लावर्स द्वारा निर्देशित लघु फिल्म टोसिन में जूनो टेम्पल के साथ निर्माण और अभिनय किया। 67 उसी वर्ष वह माइक बर्डन की भूमिका निभाते हुए फिल्म बर्डन के नायक थे। उन्होंने 2019 में नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज और जेसी चंदोर द्वारा निर्देशित एक्शन एडवेंचर फिल्म में बेन एफ्लेक, ऑस्कर इसाक, चार्ली हन्नम और पेड्रो पास्कल के साथ सहअभिनय किया। ट्रिपल फ्रंटियर सोचा और बोगोटा के बीच रिकॉर्ड किया गया, जहां वह दक्षिण अमेरिका में एक विशेष भाड़े के ऑपरेशन में एक पूर्व विशेष बल सैनिक की भूमिका निभाते हैं। 69 उसी वर्ष उन्होंने ग्रेगर जॉर्डन द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म डर्ट म्यूजिक में केली मैकडोनाल्ड के साथ सहअभिनय किया। 70 यह फिल्म यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलियाई सहनिर्माण है और टिम विंटन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। 71 हेडलैंड ने फिल्म के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। अगस्त 2020 हेडलैंड ने 2021 में ली डेनियल द्वारा निर्देशित जीवनी फिल्म द यूनाइटेड स्टेट्स बनाम बिली हॉलिडे में विवादास्पद अमेरिकी सरकारी अधिकारी हैरी जे अंसलिंगर का किरदार निभाया था। फिल्म की सेटिंग के दौरान अंसलिंगर वास्तव में 50 से 60 के दशक के मध्य में थे। 74-75 सितंबर 2021 में वह स्ट्रॉबेरी स्प्रिंग नामक पहले स्टीफन किंग पॉडकास्ट में अभिनय करते हैं। 76-77 हेडलैंड का पहला एकल, जो अभिनय की भूमिका से जुड़ा नहीं है, द रोड 21 जनवरी 2022 को डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। 78 उसी वर्ष उन्होंने पैरामाउंट प्लस सीरीज तुलसा किंग में सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ सहअभिनय किया, जिसमें उन्होंने बारटेंडर और पूर्व बैल सवार मिच केलर की भूमिका निभाई। 79 2023 वर्तमान 2023 में वह एथन कैंपबेल, एक उच्च समाज पेशेवर कॉलेज ट्यूटर, की भूमिका निभाते हुए फिल्म द ट्यूटर के नायक है। इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में हेडलैंड ने नोआ श्नैप और विक्टोरिया जस्टिस के साथ अभिनय किया है। 80 उन्होंने माइकल फेरिस स्मिथ द्वारा लिखित मेल गिब्सन की एक्शन थ्रिलर फिल्म डेस्पेरेशन रोड में सहअभिनय किया। 81 इसी वर्ष उन्होंने डेजी रिडले और बेन मेंडेलसोहन के साथ फिल्म द मार्श किंग्स डॉटर में भी सहअभिनय किया, जिसका निर्देशन नील बर्गर ने किया और यह करेन डियोन की अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर पर आधारित थी। 82 व्यक्तिगत जीवन हेडलैंड एक कुशल गिटार वादक और वायलिन वादक है। 10 स्लोवाकिया में एरागोन के फिल्मांकन के दौरान उनके सहकलाकार जेरेमी आयर्न्स वैकल्पिक वायलिन तकनीकों के विकास में उनके निजी प्रशिक्षक थे। 83-84 रिश्ते 2012 से 2016 तक हेडलैंड अपने ऑन द रोड सहकलाकार कर्स्टन डंस्ट के साथ रिश्ते में थे। 85-86 हेडलैंड और डंस्ट अंतः टूटने से पहले कुछ समय के लिए सगाई में रहे। 87 मार्च 2019 में हेडलैंड ने अभिनेत्री एम्मा रॉबर्ट्स के साथ एक रिश्ता शुरू किया। 88-89 अगस्त 2020 में यह घोषणा की गई कि युगल अपने पहले बच्चे, एक बेटे की उम्मीद कर रहे थे। 90-91 रॉबर्ट्स ने 27 दिसंबर 2020 को लॉस एंजिल्स में अपने बेटे, रोड्स रॉबर्ट हेडलैंड को जन्म दिया। 92-93-94 देश के गायक और अभिनेता टिम मैकग्रो हेडलैंड के बेटे के गॉडफादर है। 95 जनवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि हेडलैंड और रॉबर्ट्स अलग हो गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इनके जो डायरेक्टर हैं सिलेक्शन स्टेलोन, वो हैं। इसका सीज़न 2 उन्होंने ही बनाया है। और इसके बारे में आपको बता दूं, इनमें
जो एक्टर्स है उनका नाम सिल्वेस्टर स्लेटन है, जो कि बहुत ही रैम्बो जैसी मूवियों में और इसके साथ साथ कई बड़ी बड़ी सीरीज और मूवियों में आ चुके हैं रैम्बो। इनकी जो सीरीज है रैम्बो 1 2 3 6, ये तो आपने देखी होगी कितनी शानदार है और ये बहुत ही शानदार एक्टर हैं। एडी मास्वेज, मार्टिन स्टॉर, जेवेल, ये भी एक अच्छे मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं और जान लिया होगा। दोस्तों इसके कुल एपिसोड सीज़न 9 होंगे और इसकी जो डिटेल है दोस्तों, अभी तक इसका टीज़र ट्रेलर कोई अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही आता है तो हम आपको बता देंगे और आप बेल आइकन इसलिए दबा के रखिएगा ताकि जैसे ही अपडेट आएगा फटाफट हम आपको बता देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए आगे चलते हैं।